हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप के सक्सेसफुल ओनर कैसे बने? कैसे वो एक फेमस एंटरप्रेन्योर, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर और फिलांथ्रोपिस्ट हुए? अगर आपको जानना है तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में आपको उनकी लाइफ स्टोरी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड जब 17 साल के थे तो उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट की। फिर वर्जिन म्यूजिक और वर्जिन रिकॉर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करके उन्होंने इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाया। वर्जिन एयरलाइंस के साथ उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया। उन्हें एडवेंचर से प्यार था, इसलिए एक हॉट एयर बैलून में बैठकर उन्होंने अटलांटिक और पैसिफिक क्रॉस करने की कोशिश की थी और गल्फ वार के दौरान उन्होंने होस्टेजेस को भी बचाया था। रिचर्ड ने HIV, एड्स और क्लाइमेट चेंज जैसे कोज के लिए भी कई फंड्स अरेंज किए। 60 की उम्र में भी रिचर्ड ब्राउन्स लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हैं। वर्जिन्स एंड बिजनेस। रिचर्ड ब्राउन्स ने अपने हाई स्कूल क्लाइमेट जोनी के साथ एक मैगजीन निकाली थी। दोनों तब सिर्फ 17 साल के थे। इस मैगजीन का नाम उन्होंने स्टूडेंट रखा, जो ब्रिटेन के यंगस्टर्स के लिए भी थी। रिचर्ड और जोनी सारा दिन अपने घर के बेसमेंट में बैठकर नए इशू फिनिश करने में लगे रहते। दोनों यंग और बोल्ड थे और स्टूडेंट्स को रेबेलियस यूथ कल्चर बड़ा पसंद होता है। रिचर्ड ने एक बार लेलियोट्स बैंक, कोका कोला, पेप्सी और डेली टेलीग्राफ को अपनी मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए फोन किया। वो अपनी मैगजीन में एड्स और इंटरव्यू देने के लिए हमेशा बड़े ब्रांड्स के बारे में सोचते थे। रिचर्ड एक बार स्टूडेंट्स के कैरिकेचर बनवाने के लिए पीटर ब्लैक को लेकर आया, जिसने बीटल्स का सार्जेरियंट पेपर एल्बम डिजाइन किया था। अपनी मैगजीन में उन्होंने जॉन लेनन और मिक जैगर का एक शॉर्ट इंटरव्यू भी रखा। रिचर्ड और जोनी के बाकी फ्रेंड्स भी स्टूडेंट मैगजीन बेचने में उनकी हेल्प करते थे, लेकिन बदले में वो कोई पैसे नहीं लेते थे। सब लोग जोनी के घर के बेसमेंट में इकट्ठा होते थे। रिचर्ड, जोनी और बाकी लोग मिलकर ज्यादा इशू प्रिंट करवा लेते थे और फिर जल्दी ही बेसमेंट में 20 यंगस्टर्स मिलकर काम करने लगे, जो हाई वॉल्यूम में बीटल्स, रोलिंग स्टोन और बॉब डायलन के गाने सुनते रहते थे। उनके लिए ये म्यूजिक पॉलिटिकल था, क्योंकि ये उनके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता था कि एक दिन ये लोग दुनिया को बदल देंगे। रिचर्ड ने देखा कि लोग भले एक टाइम के मील के लिए 40 शिलिंग्स खर्च ना करें, लेकिन बीटल्स का लेटेस्ट एल्बम जरूर खरीद लेंगे। उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना मेल ऑर्डर के थ्रू रिकॉर्ड्स बेचे जाए, क्योंकि ये थोड़ा चीप पड़ता था। इसलिए उन्हें ढेरों सारे ऑर्डर्स मिलने लगे। ये स्टूडेंट मैगजीन के लास्ट इशू का मार्क था। रिचर्ड और उनके फ्रेंड ने मेल ऑर्डर बिजनेस पर फोकस करने का सोचा। अब उन्हें अपने ग्रुप के लिए कोई न्यू नेम चाहिए था। एक लड़की ने बोला, वर्जिन कैसा रहेगा, क्योंकि हम भी बिजनेस के मामले में एकदम वर्जिन है। और इस तरह रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन एंटरप्राइजेस स्टार्ट हुआ। रिचर्ड और उसके फ्रेंड्स स्ट्रीट्स में और कंसर्ट वेन्यूज के बाहर मेल ऑर्डर के लीफलेट्स लगा देते थे। वर्जिन को रोज ढेरों लेटर्स मिलने लगे थे। कस्टमर पहले ही पेमेंट भेज देते थे, इसलिए वर्जिन के पास अच्छा कैपिटल इकट्ठा हो गया था। हालांकि वर्जिन के सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया। हुआ ये कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए। सारे लेटर्स लॉक करके वे घर चले गए थे। एम्प्लॉयज ने काम पे आने से मना कर दिया। वर्जिन के मेल ऑर्डर्स रुक गए थे। अब रिचर्ड को एक रिकॉर्ड शॉप खोलने का आइडिया आया, लेकिन उस टाइम पे 2 रिकॉर्ड शॉप्स पहले से ही मार्केट में छाई हुई थी। हालांकि दोनों बड़ी फॉर्मल और डल सी थी। लोग आते, रिकॉर्ड खरीद कर चले जाते। स्टाफ के अंदर म्यूजिक को लेकर कोई पैशन नहीं था। रिचर्ड चाहता था कि उनकी रिकॉर्ड शॉप बिल्कुल स्टूडेंट मैगजीन जैसे हो, जहाँ यंग लोग आए, मिलकर गाना सुने, रुक कर आपस में बात करे और थोड़ा गुड टाइम स्पेंड कर सके। रिचर्ड और उनके फ्रेंड्स निक ने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में प्रॉपर्टी देखनी शुरू की। एक शू स्टोर के ऊपर उन्हें फ्री स्पेस मिल गया था। शॉप ओनर ने कहा, तुम्हें कोई रेंट देने की जरूरत भी नहीं है। रिचर्ड ने बोला, नहीं, आप सही बोल रहे हैं, अभी हम कोई रेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी शॉप में ढेरों सारे लोग आएंगे जो आपकी शॉप की विंडो से गुजरेंगे और आपकी शॉप से शूज लेंगे। किस टाइप के शूज? शॉप ओनर ने पूछा। जीसस सैंडल्स मार्केट में आए हैं, क्या आप डॉग मार्टेन्स बेचते हैं? निक ने कहा, और इस तरह वर्जिन को एक फ्री स्पेस मिल गया। उन्होंने ओनर को बोला कि अगर उसे कोई रेंट देने वाला मिल गया तो वे इस शॉप को खाली कर देंगे। और फिर 5 दिनों के अंदर ही रिचर्ड और निक ने शॉप में शेल्फ्स लगवा दिए। बैठने के लिए सोफा सेट और कुशन आ गए। उन्होंने शॉप में हेडफोन्स भी रखे ताकि कस्टमर वहां पर ही गाने सुन सके। यहाँ तक कि उनकी शॉप में फ्री म्यूजिक मैगजीन और फ्री कॉफी भी रखी गई। एक बार फिर से उन्होंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में लीफलेट्स बांटे
ओपनिंग डे वाले दिन वर्जिन रिकॉर्ड्स के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। फर्स्ट कस्टमर ने कहा, तुम्हारे नीचे बड़ा फनी बंदा रहता है। जब मैं लाइन में खड़ा था वो मुझे डॉग मार्टेंस बेचने की कोशिश कर रहा था। शॉप क्लोजिंग के बाद रिचर्ड शॉप ओनर से मिलने गया। उसने देखा कि उसकी विंडो में डॉग मार्टेंस का ढेर लगा था। बिजनेस कैसे चल रहा है? रिचर्ड ने पूछा। एकदम बढ़िया, पहले से काफी बेहतर, ओनर बोला। शॉप ओनर से बात करने के बाद रिचर्ड बैंक के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस दिन उसके पास कैश से भरा हुआ एक भारी बैग था। वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड, उनकी शॉप में अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने लगे थे। उन्हें वर्जिन का माहौल और एक्सपीरियंस अच्छा लगता था। रिचर्ड को बड़ा प्राउड फील होता था जब कस्टमर वर्जिन के शॉपिंग बैग लेकर ऑक्सफोर्ड की गलियों से गुजरते थे। आई थॉट आई वुड मूव इन, जॉन सेड। 1976 में रिचर्ड अपने फ्यूचर वाइफ जॉन से मिला, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर दोनों ही शादीशुदा थे। उनके पार्टनर्स अलग अलग थे। जब 1 साल तक उनका रोमांस चल रहा था तब दोनों ही टफ मैरिड लाइफ से गुजर रहे थे। जॉन एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर की वाइफ थी जो मैनोर में काम करता था। रिचर्ड को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। जॉन का पति बिजनेस के लिए हमेशा बाहर रहता था। जॉन एक एंटीक शॉप में असिस्टेंट की जॉब करती थी और रिचर्ड उससे वहीं जाके मिलता था। शुरू में रिचर्ड ने ओल्ड हैंड पेटेंट साइन में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन जॉन से मिलने का ये बस एक बहाना था उनके लिए। उसने जॉन से इतने साइन खरीदे थे कि उसके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था। इस तरह दोनों में फ्रेंडशिप हो गई थी। रिचर्ड जॉन के साथ उसके फ्रेंड्स को भी पार्टी में बुलाने लगा था। फिर वो उनसे पूछकर उन्हें टैग भी कर देता था। जॉन के फ्रेंड्स मजाक में उसे टैग अलोंग गाय बुलाते थे, लेकिन रिचर्ड किसी भी तरह बस जॉन के साथ कुछ पल बिताना चाहता था। दोनों डैनबिग टेरेस में मिलते थे जो दोनों के ऑफिस के पास पड़ता था। उस टाइम दोनों को बस यही लगता था कि जैसे इस दुनिया में बस वो दोनों ही अकेले हैं। लेकिन एक दिन रिचर्ड की वाइफ वापस लंदन लौट आई। क्रिस्टन तब 20 साल की थी और रिचर्ड 22 साल के थे जब दोनों की शादी हुई थी। लेकिन जब रिचर्ड जॉन को डेट कर रहे थे उन्हीं दिनों क्रिस्टन किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। हालांकि उसने रिचर्ड को बोला कि वो ये शादी फिक्स करना चाहती है। फिर एक पार्टी में क्रिस्टन, रिचर्ड और जॉन सब इनवाइटेड थे। जॉन की बेस्ट फ्रेंड लिंडा ने रिचर्ड से स्ट्रेट पूछ लिया, तो तुम किसको चाहते हो? ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। रिचर्ड ने हॉल के दूसरी तरफ जॉन को देखकर कहा, मैं किसी से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। लिंडा बोली, मैं बता रही हूँ कि वो यही औरत है। अगली रात रिचर्ड जब अपने हाउस बोट ड्यूंडे पर अकेला था, बाहर बड़ी जोरों की बारिश हो रही थी। वो कुछ बिजनेस कॉल्स करने में बिजी था कि तभी दरवाजा खुला। वहाँ जॉन खड़ी थी। वेल, मैंने सोचा मुझे यहाँ आना चाहिए, उसने कहा। लिविंग ऑन द एज, रिचर्ड ने 1,80,000 यूरोज में नेकर आइलैंड खरीदा था। ये आइलैंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का एक पार्ट था। इस खूबसूरत आइलैंड पर उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत मेमोरेबल टाइम स्पेंड किया था। रिचर्ड और जॉन न्यूयॉर्क में थे जब अचानक उन्होंने एक ट्रिप पे जाने के बारे में सोचा। दोनों का ही अपने पार्टनर से सेपरेशन होने वाला था। रिचर्ड ने वर्जिन आइलैंड के चक्कर लगाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट किया। उसने रियल एस्टेट के मालिक को अपने वर्जिन म्यूजिक की सक्सेस के बारे में बताया। उसने ये भी कहा कि वो रिकॉर्डिंग आर्टिस्टों के लिए एक वेकेशन प्लेस देख रहे हैं। ये सुनकर रियल एस्टेट का ओनर रिचर्ड और जॉन को खुशी खुशी आइलैंड दिखाने ले गया। ये एक छोटा सा आइलैंड था जिसका मालिक ब्रिटिश लॉर्ड था जो इसे बेचना चाहता था। आइलैंड काफी सुनसान था, लेकिन चारों तरफ से व्हाइट सैंड और क्लियर ब्लू सी से घिरा हुआ था। रिचर्ड को इस आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी बड़ी पसंद आई। उसे पता चला कि नेकर आइलैंड 3 मिलियन यूरोज में बिक रहा है। उसने इंटरेस्ट दिखाया तो एजेंट ने पूछा, आप कितना खर्च कर सकते हैं? तो रिचर्ड ने कहा, हम इसका 1,50,000 यूरोज देंगे। उसके बाद रियल एजेंट के तेवर बदल गए। रिचर्ड और जॉन वापस लंदन लौट आए। वहाँ पहुंचकर रिचर्ड को मालूम पड़ा कि ब्रिटिश लॉर्ड उस आइलैंड को जल्द से जल्द बेचना चाहता है, क्योंकि उसे स्कॉटलैंड में एक बिजनेस सेट करना था। रिचर्ड ने उसे 1,75,000 यूरोज का ऑफर दिया। 3 महीने बाद रिचर्ड को एक कॉल आई, अगर आप 1,80,000 यूरो दे रहे हैं तो आइलैंड आपका हुआ। और इस तरह रिचर्ड ने नेकर आइलैंड खरीद लिया। बाद में वो जॉन को वहाँ हॉलिडे के लिए लेकर गया। बीफ आइलैंड पर दोनों को प्यूर्टो रिको के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो रिचर्ड को एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया आया, खुद की एयरलाइन सर्विस खोलने का प्लान, वर्जिन एयरलाइंस के नाम से। वहाँ पर रिचर्ड और जॉन के अलावा बहुत से स्टैंडर्ड पैसेंजर भी थे। रिचर्ड ने कुछ कॉल्स किए और $2,000 में एक चार्टर्ड प्लेन को बुला लिया। उसने वहाँ खड़े पैसेंजर को खाली सीट्स बेच दी। एक ब्लैक बोर्ड में उसने लिखा, वर्जिन एयरवेज, $39 सिंगल फ्लाइट टू प्यूर्टो रिको। उसने चार्टर्ड प्लेन की सारी सीट्स बेच दी थी। इस तरह उसे अपना पैसा भी वापस मिल गया था। और जब वे लोग प्यूर्टो रिको में लैंड कर रहे थे तो एक पैसेंजर रिचर्ड के पास आकर बोला, वर्जिन एयरवेज बुरी नहीं है, अगर सर्विस थोड़ी बेटर करोगे तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। शायद मैं ऐसा ही करूंगा, रिचर्ड ने जवाब दिया। सक्सेस कैन टेक ऑफ विदाउट वार्निंग।
वर्जिन रिकॉर्ड्स ने ट्यूबुलर वेल से काफी पैसा कमाया था, जो म्यूजिशियन माइक ओल्डफील्ड का एक एल्बम था। लेकिन जिन आर्टिस्ट ने उन्हें मेन स्ट्रीम तक पहुंचाया वो थे सेक्स पिस्टल्स और बॉय जॉर्ज। 1981 में वर्जिन रिकॉर्ड्स ने बॉय जॉर्ज और कल्चर क्लब नाम के एक रेगी बैंड को साइन किया। रिचर्ड जब फर्स्ट टाइम बॉय जॉर्ज से मिले तो शॉक में रह गए। बॉय जॉर्ज एक ब्यूटीफुल ड्रैग क्वीन लुक और सॉफ्ट वॉइस वाला आर्टिस्ट था। उसने ड्रेड लॉक वाली हेयर स्टाइल रखी हुई थी और फेस व्हाइट और आईब्रोव्स आर्च थी। उसने एक कलरफुल रोब्स पहना हुआ था। बॉय जॉर्ज का थर्ड सिंगल का टाइटल डू यू रियली वांट टू हर्ट मी काफी हिट हुआ। वो रातों रात एक पॉपुलर आइकन बन गया और ये चीज रिचर्ड ने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। किसिंग टू बी क्लेवर एल्बम की 4 मिलियन कॉपीज बिकी, लेकिन वर्जिन रिकॉर्ड्स और बॉय जॉर्ज की किस्मत जिसने रातों रात बदली थी वो सॉन्ग था कर्मा की मिलियन। उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। ये गाना यूके में ही नहीं बल्कि जापान, घाना और बाकी कंट्रीज में भी नंबर 1 पोजीशन पर था। 1980 में वर्जिन को 9 लाख यूरोस का घाटा हुआ, लेकिन धीरे धीरे कंपनी फिर से रिकवर हुई। 1983 में वर्जिन की सेल्स 94 मिलियन यूरो तक पहुंच गई थी। रिचर्ड को लगा कि लोग इस ह्यूज सक्सेस से अफ्रेड है, लेकिन उससे नहीं। उसे हमेशा से ही रिस्क लेना पसंद था। वो अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट और थ्रिल चाहता था। बिजनेस में रिचर्ड का अप्रोच कुछ ऐसा था कि जब भी वर्जिन को बड़ा प्रॉफिट होता वो किसी वेंचर में इन्वेस्ट कर देता था। एयरलाइंस इंडस्ट्री उसे इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए वो इस बिजनेस में आया था। वर्जिन ब्रांड वैसे ही अपनी फन और एक्साइटमेंट वाली इमेज के लिए फेमस था। रिचर्ड लाइफ हर तरीके से एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो नए एक्सपीरियंस करता रहता था। एक दिन रैंडोल्फ फील्ड्स, जो कि एक लॉयर थे, उसने रिचर्ड से पूछा कि क्या वो एक एयरलाइंस चलाने में इंटरेस्टेड है। रिचर्ड को आइडिया पसंद आया। उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जब उसने वर्जिन रिकॉर्ड्स के अपने पार्टनर से इस बारे में बात की तो उन्हें कोई खास एक्साइटमेंट नहीं हुई। उन्हें ये कंपनी के लिए एक बड़ा रिस्क लग रहा था। उसके लॉन्ग टाइम पार्टनर और कजिन सिमोन ने कहा यू गो अहेड विद दिस ओवर माई डेड बॉडी, लेकिन रिचर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ा। रिचर्ड ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से परमिशन ले ली। उसने बोइंग से भी एक लीजिंग एग्रीमेंट कर लिया। वर्जिन बोइंग 1 साल के लिए 747 एयरक्राफ्ट यूज कर सकता था। रिचर्ड के हिसाब से अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। वर्जिन एयरलाइंस ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली। इस प्लेन का नाम मेडेन वॉयेजर था। इसके पैसेंजर्स में रिचर्ड की फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स थे। रिचर्ड अपनी वाइफ जॉन और बेटी होली के साथ बैठा। उनके पीछे जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स और पूरा वर्जिन स्टाफ बैठा था। यूके से न्यूयॉर्क के बीच 8 घंटे की ये फ्लाइट्स किसी पार्टी से कम नहीं थी। उन लोगों ने शैंपेन पी और मेडोना के लेटेस्ट सॉन्ग लाइक अ वर्जिन पर डांस किया। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैलून पर लिंडस्ट्रैंड एक रिकॉर्ड ब्रेकर हॉट बलून एक्सपर्ट थे। उसने एक दिन रिचर्ड को कॉल करके अपने साथ वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉट एयर बलून बनाने के लिए इनवाइट किया, जिसमें बैठकर उन्हें अटलांटिक क्रॉस करना था। इससे पहले किसी ने भी 27 घंटे से ज्यादा हॉट एयर बैलून में सवारी नहीं की थी। कोई भी 600 माइल से भी आगे नहीं उड़ पाया था। रिचर्ड इस आइडिया को लेकर बड़ा एक्साइटेड थे। अगर वो लोग अटलांटिक क्रॉस कर लेते तो ये 3000 माइल्स होगा। रिचर्ड जब फर्स्ट टाइम पर से मिला तो उससे कहा मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। पर को मालूम था कि रिचर्ड कोई मुश्किल सवाल करेगा। वो इसके लिए रेडी था। उसने कहा पूछो क्या तुम्हारे बच्चे हैं। रिचर्ड ने पूछा। पर बोला हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। इस बात पर रिचर्ड ने पर से हाथ मिलाया और बोला मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा लर्न कर लूं पहले। और इस तरह रिचर्ड ने ब्लूनिंग में एक क्रैश कोर्स किया। उन्हें जितनी ज्यादा ट्रेनिंग मिलती गई उतनी ही उनकी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मेन से ब्लू फ्लाइट लॉन्च करने का डिसीजन लिया। एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर टॉम ने उनसे कहा आप यहाँ तक आ चुके हो, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं अभी इस प्रोजेक्ट को अबॉर्ट कर दूंगा। नो, रिचर्ड बोला, यही तो इस फ्लाइट की शर्त है। अगर आप में थोड़ी क्रेजीनेस ना हो तो यहाँ आना ही बेकार है। आई वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली गोइंग टू डाई। पर और रिचर्ड रात के 2 बजे उठे। बाहर एकदम अंधेरा था। दोनों हॉट एयर बलून में बैठ गए। सिर्फ 10 घंटों में ही उन्होंने हवा में 900 माइल्स का ट्रेवल कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वर्जिन प्लेन मेडेन वॉयेजर ने उन्हें ग्रीट किया। रिचर्ड ने अपनी माँ की आवाज स्पीकर पर सुनी। वो बोल रही थी फास्टर रिचर्ड फास्टर, वी विल रेस यू। पूरे 29 घंटे तक हॉट एयर बलून बिना किसी प्रॉब्लम के उड़ता रहा। रिचर्ड और पर ने सोचा कि क्यों ना एक्सेस फ्यूल टैंक्स एम्प्टी फील्ड्स में खाली किया जाए। पर ने प्रोपेन रिड्यूस कर दी ताकि वे लोग थोड़ा नीचे आ सके, लेकिन तभी बड़े जोरों की हवा चलने लगी जिससे उनका बलून ग्राउंड पे आके लगा। उनके सारे टैंक्स फ्यूल्स खत्म हो गए और वेट कम हो जाने से बलून एक तरफ लुढ़क गया।
दोनों बलून के साथ घसीटते चले गए। पर ने बलून को ओपन सी की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवा की वजह से बलून तेजी से भाग रहा था। एक पॉइंट ऐसा भी आया जब पर पानी में कूद गया, लेकिन रिचर्ड कैप्सूल के अंदर रह गया था। बलून फिर से हवा में 12,000 फीट ऊपर उड़ने लगा। घने बादलों की वजह से रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। रिचर्ड को लगा कि अब वो बचेगा नहीं। उसने बची हुई प्रोपेन बर्न कर दी और जैसे ही बलून नीचे आने लगा वो समुद्र में कूद पड़ा। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, जॉन होली, सैम आई लव यू। 50 फीट की ऊंचाई पर रिचर्ड ने अपनी लाइफ जैकेट सिक्योर कर ली। आइस कोल्ड वाटर से बचने के लिए उसने जैकेट कस के बांध ली थी। पानी के साथ साथ वो बहता जा रहा था और देख रहा था कि वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉट एयर बलून बादलों में कहीं दूर चला गया था। उसका लक अच्छा था कि एक RAF हेलीकॉप्टर ने उसे बचा लिया था। हम तुम्हें अपनी बोट में लेके जा रहे हैं, पायलट ने कहा। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पर को ढूंढना है, रिचर्ड ने जवाब दिया। रिचर्ड को गर्म पानी से नहलाया गया। आधे घंटे बाद पायलट ने अनाउंस किया, हमें वो दिख गया, पानी में स्विम कर रहा है, वो जिंदा है। पर ने कोई लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। उसे 2 घंटे हो गए थे बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैरते हुए। दोनों जब बोट पे मिले तो रिचर्ड और पर ने एक दूसरे को टाइट हग किया। पर सर्वाइवल ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था। उसकी स्किन ब्लू हो चुकी थी और दांतों का किटकिटाना बंद हो ही नहीं रहा था। लेकिन एक बात की, दोनों ने वर्ल्ड का बिगेस्ट हॉट एयर बलून उड़ाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उन्होंने अटलांटिक क्रॉस कर लिया था और दोनों इस बात पे हैरान थे कि उनकी जान बच गई। हु द हेल डज रिचर्ड ब्रांसन थिंक ही इज? ये 1990 की बात है जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया, जिसकी वजह से ऑयल की कीमतों में भारी उछाल आ गया था। एविएशन फ्यूल बहुत ज्यादा महंगा हो गया और इसका इफेक्ट वर्जिन एयरलाइन पर भी पड़ा और उनके पैसेंजर भी कम हो रहे थे। रिचर्ड ब्रांसन उस टाइम 40 के थे। वो अभी तक वर्जिन रिकॉर्ड्स और वर्जिन एयरलाइंस मैनेज करते आ रहे थे। हॉट एयर बलून वाले हादसे में भी वो बच गए थे। अब वो कुछ नया एडवेंचर करना चाहते थे। बलून ट्रिप्स की वजह से रिचर्ड की दोस्ती जॉर्डन के किंग हुसैन और क्वीन नूर से हुई। किंग ने रिचर्ड को अपने पैलेस में रहने के लिए इनवाइट किया और क्वीन ने रिचर्ड से कहा कि वो उनकी रॉयल फैमिली को भी बलून उड़ाना सिखा दे। उस टाइम पर कई सारे फॉरेन वर्कर्स इराक से भागकर जॉर्डन आए थे, जहां वे मेकशिफ्ट कैंप्स में रहते थे। उनके पास पानी नहीं था और ना ही हीट और कोल्ड से कोई प्रोटेक्शन। रिचर्ड ने क्वीन नूर से पूछा कि वो उन वर्कर्स की हेल्प करना चाहता है। उससे पता चला कि पानी का अरेंजमेंट रेड क्रॉस की तरफ से आ रहा है। रिचर्ड ने अपनी तरफ से 40,000 से ज्यादा ब्लैंकेट्स डोनेट किए। उसने वर्जिन के एक 747 की भी सीट्स निकलवा ली। राइट बैग्स, ब्लैंकेट्स और मेडिकल सप्लाईज रिफ्यूजी लोगों के लिए भेज दी गई। रिचर्ड अमान में ही रुक गए। उसने टीवी पर सद्दाम हुसैन को ब्रिटिश होस्टेस के साथ टीवी पे देखा। उसे लगा कि अगर उसे परमिशन मिल जाए तो वो इन होस्टेस के घर जा सकता है। रिचर्ड ब्रांसन ने सद्दाम हुसैन को एक लेटर लिखा जिसमें उसने मेडिकल सप्लाईज के बदले में कुछ होस्टेस को छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी। उसने लिखा कि बीमार लोगों, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाए। किंग हुसैन ने उसका लेटर अरेबिक में ट्रांसलेट किया। कई दिनों बाद सद्दाम हुसैन का रिप्लाई आया। वो होस्टेसेस को छोड़ने को रेडी था, लेकिन कोई बड़ा आदमी उसे पब्लिक में ऐसा करने को बोले। रिचर्ड ने फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टेड हीथ को कॉल किया। सद्दाम हुसैन ने अपना प्रॉमिस निभाया और होस्टेसेस को फ्लाइट में सेफली बगदाद भेज दिया गया। वर्जिन अटलांटिक के प्लेन में रिचर्ड और टेड के साथ जर्नलिस्ट, होस्टेस की फैमिली और डॉक्टर्स और नर्स भी थे। बगदाद एयरपोर्ट पर उन्हें सोल्जर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिले। वे लोग डिपार्चर लॉन्ज में टेड हीथ का वेट कर रहे थे और थोड़ी देर बाद ही टेड हीथ होस्टेस को लेकर वापस आए। होस्टेस अपनी फैमिली से मिले, सब गले मिलाकर रो रहे थे। टेड हीथ ने खुशी से सबके साथ हाथ मिलाया। रिचर्ड ने शैंपेन की बोतल्स खोल दी, हालांकि वे सबको नहीं ला पाए थे। ये एक स्मॉल सक्सेस थी। फिर भी जो लोग वहां से जिंदा बचकर आए उनके लिए बड़ी खुशी का मौका था। बोइंग 747 में पार्टी का माहौल था। लोग एक दूसरे से अपनी स्टोरी शेयर करते हुए शैंपेन पी रहे थे। 2 मंथ्स बाद बॉम्ब से बगदाद एयरपोर्ट उड़ा दिया गया। हु द हेल रिचर्ड ब्रांसन थिंक ही इज पार्ट ऑफ द ब्लडी फॉरेन ऑफिस? ये स्टेटमेंट था लॉर्ड किंग का, हेड ऑफ ब्रिटिश एयरवेज, वर्जिन एयरलाइंस की स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स, डाइवर्सिटी एंड एडवर्सिटी। उम्र के साथ साथ रिचर्ड काफी मैच्योर होते गए। उन्होंने एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज के लिए वर्जिन यूनाइट स्टार्ट की। वर्जिन यूनाइट साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस और बाकी कई और भी कंट्रीज में आज भी चैरिटी वर्क कर रही है। साल 2004 में रिचर्ड ब्रैड पिट के साथ साउथ अफ्रीका गए, जहां वे HIV एड्स के पेशेंट से मिले। उन्हें पता चला कि सब सहारा अफ्रीका में एड्स, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारी से हर रोज 15,000 लोग मर रहे हैं। रिचर्ड अब नेल्सन मंडेला के भी क्लोज फ्रेंड बन गए थे। रिचर्ड अब अपना ज्यादा टाइम एनवायरमेंट और सोशल इश्यूज को देने लगे थे। मरीजों की भीड़ से भरे हॉस्पिटल्स और ऑर्फनेज में जाकर उनको
उनको बड़ा दुख हुआ था। उन्हें लगता था कि अफ्रीका जैसी कंट्रीज में कई अपॉर्चुनिटीज हैं जहां लोगों की हेल्प की जा सकती है। वर्जिन यूनाइट ने कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UAN से पार्टनरशिप की। साल 2005 में रिचर्ड ने US सीनेट में एक स्पीच दी जो कि HIV एड्स पर कोलिशन को लेकर उनके प्लान के बारे में थी। रिचर्ड को पता चला कि बुश गवर्नमेंट HIV एड्स के लिए तो काफी फंडिंग करती है, लेकिन प्रोटेक्शन यूज के लिए नहीं। HIV मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन करने से होता है, जैसे मधुमक्खी हर फूल पे जाती है। इस प्रोसेस को ग्रेजिंग कहते हैं। डिस्कशन के दौरान एक पॉइंट पे एक रिपब्लिकन स्पीकर खड़ा हुआ और बोला, लोगों को रिलेशन करना ही नहीं चाहिए। रिचर्ड अपनी जगह से उठे और बोले, वाह क्या बात है, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है। लोग तो ग्रेजिंग करेंगे ही, लेकिन उन्हें ग्रेजिंग के टाइम प्रोटेक्शन पहनना चाहिए। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो लव नहीं। साल 2007 में रिचर्ड ने वर्जिन अर्थ चैलेंज अनाउंस किया, जिसमें $25 मिलियन का प्राइज रखा गया कि जो कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस का कोई इफेक्टिव सोल्यूशन निकालेगा उसे ये प्राइज मिलेगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर रिचर्ड अल गोर के भी काफी क्लोज रहे। कंक्लूजन, दोस्तों आपने इस बुक में रिचर्ड ब्रांसन की अमेजिंग स्टोरी पढ़ी। वो एक ऐसे इंसान है जो लोगों को इंस्पायर करते हैं कि लाइफ में फन करो और रिस्क लो। उन्हें अपने बिजनेस और एडवेंचर्स में कोई बाउंड्रीज नजर ही नहीं आती थी और रिचर्ड ब्रांसन आज भी खुलकर अपनी लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।